नमस्कार, मैं गौतम श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आज के ZIIEI इनोवेटिव आइडियाज की सीरीज में आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आज के दिन में हम ZIIEI प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश नवाचार पुस्तिका की पहली जो नवाचार पुस्तिका थी उसके एक बड़े ही अच्छे मनोरंजक केस स्टडीज पर आज हम लोग चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है कला शिल्प से सर्वांगीण विकास। जी हाँ, यह है कला शिल्प से सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट। तो चलिए आज इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम निश्चित रूप से समझेंगे ये कला और शिल्प क्यों जरूरी है हमारे विद्यालय में। बच्चों की जो शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियां जो हम क्रियान्वित करते हैं, इसमें कला शिल्प का क्या इम्पोर्टेंस, क्यों हमारे नवचारक को ऐसा लगा कि हमें आर्ट एंड क्राफ्ट को भी तरजीह देना है। और जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड इनोवेटिव आइडियाज को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने विद्यालय में, तो क्या यह वाकई होलिस्टिक डेवलपमेंट को लाता है? क्या केवल कला और शिल्प को प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी की जो है सर्वांगीण विकास संभव है? तो ये पहला नवाचार है जो आज हम करेंगे, और इसी के साथ एक और नवाचार है आज की ही सीरीज में आप सभी के बीच, वो है फ्यूचर इन्विजनिंग, भविष्य सृजन। मतलब बच्चों के लिए उनका भविष्य सृजन करना, उनका जो फ्यूचर इन्विजनिंग करना हम शिक्षकों के लिए क्यों अति आवश्यक है, उनका मार्गदर्शन बेहतर करने के लिए ये नवाचार कितना कारगर है, इसके क्रियान्वयन से किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे आज की सीरीज में। तो चलिए, चूंकि आज हमें 2 केस स्टडीज पर गौर करना है, उन पर ये चर्चा परिचर्चा रखी गई है, तो चलिए हेलो सर, शुरुआत करते हैं। पहला केस स्टडी जो हमारे बीच है वो है कला शिल्प से सर्वांगीण। गुड मॉर्निंग सर। तो जैसा कि हम सभी गुड मॉर्निंग सर, हम सभी शिक्षक अपनी कक्षा में देते हैं, टीचिंग जो इम्पार्ट करते हैं, एजुकेशन को देते हैं बच्चों, तो इस क्रम में हम बहुत सारी गतिविधियां कराते हैं और देखा जाता है कक्षा है, कक्षा में कई तरह के बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, गुड होते हैं, एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, कुछ स्लो लर्नर भी होते हैं। तो सभी बच्चों को रुझान केवल पढ़ाई की ओर नहीं होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ना पढ़ाई में बेहतर रिजल्ट ला पाते हैं और ना ही खेलकूद में बेहतर रिजल्ट ला पाते हैं, ऐसे भी तो बच्चे होते हैं। जरूरी नहीं कि जो पढ़ाई में अच्छा नहीं करता हो वो खेलकूद में अच्छा कर ही ले, या ये भी जरूरी नहीं है कि जो खेलकूद में अच्छा नहीं कर पा रहा है वो पढ़ाई अच्छा कर ले। तो कुछ कई ऐसे बच्चे भी होते हैं हमारे कक्षाओं में, हमारे विद्यालय में, जो ना खेलकूद में बेहतर कर पाते हैं और ना ही पढ़ाई में ही वो ज्यादा अच्छा रुचि दिखा पाते हैं। अर्थात ऐसे बच्चे काफी संकोची होते हैं। और ऐसे बच्चे क्या है कि ऐसे बच्चों के अंदर भी तो प्रतिभा है, कोई ना कोई प्रतिभा तो छिपी हुई है। तो हम सभी शिक्षकों का ये दायित्व है, it's our responsibilities of the teacher to find out the quality, the core competency behind the student। तो उस विद्यार्थी के अंदर जो छिपी हुई जो उसकी जो प्रतिभा है उसे पहचानना, उसे निखारना हम सभी शिक्षकों का दायित्व है। क्यों निखारें, इससे क्या इम्पैक्ट मिलेगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के सेशन में, जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक विद्यार्थी था राजू, छोटे से एग्जांपल में बताना चाहूँ। राजू ना पढ़ने लिखने में बेहतर था और ना ही खेलकूद में ही अच्छा कर पाता था। अर्थात देखा गया कि राजू धीरे धीरे ही वो हीन भावना का शिकार हो जाता है, वो धीरे धीरे विद्यालय आना भी कम कर देता है क्योंकि वो कहीं भी बेहतर नहीं कर पा रहा। और ऐसे में जब वो विद्यालय आना भी कम कर देता तो एक बार शिक्षक के मन में एक विचार आया, उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ एक कार्यक्रम किया जाए, कोई सांस्कृतिक है ना कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए, बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाए। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा सिंगिंग का, गायन का एक प्रतियोगिता कक्षा में कार्यक्रम रखा अपने विद्यालय। तो इस क्रम में क्या देखा गया, विद्यालय के लगभग या फिर उस पर्टिकुलर कक्षा के लगभग सभी बच्चों को बारी बारी से मौका दिया गया गाने गाने के।
अब इस क्रम में क्या होता, उस दिन राजू तो पहुंचा हुआ था कक्षा में, और आज जब राजू को भी मौका मिला स्टेज पर आकर के गाना गाने का, और उसने जो गाना गाया, क्या कमाल का गाना गाया, इतना बेहतरीन, इतना मधुर आवाज में उसने गाना गाया कि पूरा क्लास सन्न रह गया सुनकर। और जब उसका गायन जब समाप्त हुआ तो जितनी जोरदार ताली बजी कक्षा में, शिक्षक ने भी बड़ी जोर से ताली बजाई और उसका हौसला उसके बढ़ाया, उसका उत्साह वर्धन किया। वाह राजू, तुमने तो कमाल कर दिया, अरे इतना अच्छा गाते हो तुम। और राजू, ये राजू जो आज तक इसकी कभी भी प्रशंसा हुई ही नहीं थी कक्षा में, क्योंकि ना ही कभी खेलकूद में बेहतर कर पाता था, नहीं पढ़ाई में। आज पहली बार गाने का मौका मिला और इतने अच्छा गाना गाया, और जब इसकी प्रशंसा हुई कक्षा में तो जाकर के राजू को थोड़ा सा अच्छा सा किया। पूरा क्लास, पूरे कक्षा के विद्यार्थियों ने ताली बजाते, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब जब इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ राजू में क्या परिवर्तन आता है, वो रोज विद्यालय आने शुरू करता है, क्योंकि आज उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। उसके अंदर की प्रतिभा को भी शिक्षक ने, पूरी कक्षा के विद्यार्थियों ने सराहा है। और बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ जब विद्यालय पहुंचता है राजू, तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि कक्षा में जो भी चैप्टर पढ़ाई जाती है, शिक्षक कुछ भी पढ़ाते हैं, तो उनसे भी अच्छी तरह से वो ऑब्जर्व कर पाता है। तो एक यहाँ पर छोटे से इस कहानी से ये देखा गया कि किस प्रकार विद्यार्थी के अंदर छिपे हुए उस जो कोर कॉम्पिटेंसी, छिपी हुई प्रतिभा को, हिडन पोटेंशियल को जब टीचर ने आइडेंटिफाई किया, उसे सराहा, तो वो कितना उसका आत्मविश्वास बढ़ा, वो रेगुलर हो गया विद्यालय में, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसके सेल्फ स्टडीज पर भी पड़ा। एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि अक्सर देखा जाता है अमूमन खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो काफी रिमोट एरियाज होते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है, शिक्षक ने किसी विद्यालय में, वैसे विद्यालय में महसूस किया कि उन्होंने देखा कि भाई ग्रामीण जो है अपने बेटों को, मतलब बच्चों को, मतलब बेटों को तो विद्यालय भेज रहे हैं, बट बच्चों का तो नामांकन दर तो ठीक है ही, उनकी उपस्थिति दर भी लगभग ठीक है, लेकिन ये ग्रामीण बेटियों को, अपनी बच्चियों को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। ऐसा क्यों है? जब शिक्षक ने पता किया तो चल करके मैं अभिभावकों से बात करके देखता हूँ। जब वो गांव पहुंचते हैं, जब वो गांव जाकर के पहुंचते हैं और डिस्कस करते हैं अभिभावकों से कि क्या बात है, आप अपनी बच्चियों को क्यों नहीं भेजते विद्यालय, तो कितने अभिभावक का कहना था कि भाई बेटियों को हम विद्यालय क्यों भेजें, क्या लाभ है इन्हें स्कूल भेजने से, इन्हें तो अंततः शादी ब्याह करके ससुराल ही तो जाने हैं, तो बेहतर होगा कि घर के काम काजों में ध्यान दें, घर की किचन, रसोई और घर के अन्य काम काजों में ध्यान देंगे तो ये इनके काम भी आएगा, इसे विद्यालय आकर के क्या फायदा। तो अब क्या हुआ कि शिक्षक ने जब ये सोचा, तो फिर अब क्या हुआ कि शिक्षक ने अब आगे से क्या किया, विद्यालय में एक स्पेशल कक्षा चलाई, खास तौर से ऐसे बच्चियों के लिए, और उस क्लास में क्या हुआ, कुकिंग की कक्षा चलाई, और उस क्लास में क्राफ्ट की क्लास चलाई। क्राफ्ट के तहत कई तरह के बुनाई के काम कराए, क्राफ्ट के तहत घर के जो रॉ मटेरियल्स हैं, कई तरह के वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको कैसे जुगाड़ करके कुछ नई चीज बनाई जा सकती है, कई तरह के डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जा सकते हैं। ये बच्चियों का एक खास उन्होंने पीरियड किया, और विद्यालय में जो सबसे आखिरी घंटी होती थी उसी में ये स्पेशल सेशन रखा जाता था, क्योंकि अब बच्चियां इस स्पेशल सेशन को करने के लिए, हो सकता है कुकिंग क्लास को करने के लिए, बुनाई की क्लास करने के लिए, या वेस्ट मटेरियल से कुछ नया क्रिएटिव कोई डेकोरेटिव आइटम बनाने की ये जो चीज बताई जाएगी, इस क्लास को अटेंड करने के लिए ये बच्चे दिन भर कक्षा में उपस्थित रहे। अब क्या हुआ कि जब ये होता है तो देखा गया कि अब अभिभावकों को जब पता चला कि ये जो मतलब क्या कहते हैं कि ये जो स्कूल में भी कई तरह के क्राफ्ट से जुड़ी चीजें सिखाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा हमारे घर में तो हमारे जो बच्चे एक ही तरह की बुनाई करना सीख रही हैं, अरे स्कूल में तो तरह तरह के डिजाइन की बुनाई सिखाई जा रही है। उन्होंने, इन अभिभावकों ने अपने बच्चों को भी विद्यालय भेजना शुरू किया, अर्थात एक स्पेशल क्लास आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित जब कराई गई तो ये इसका इम्पैक्ट देखने को मिला कि वैसे अभिभावकों ने भी अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजा। अब एक और पहलू मैं बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, हम इन्हें, कई लोग उन्हें दिव्यांग कहते हैं,
तो डिफरेंटली एबल्ड जब होते हैं तो ये बच्चे क्या है कि सामान्य बच्चों की तरह खेल कूद में भाग लेकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो जब ये प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाते हैं, खेलकूद में तो भाग नहीं ले पा रहे। लेकिन जब कक्षा में शिक्षक ने क्या किया, एक क्राफ्ट के तहत एक स्पेशल क्लास चलाई जहां कई तरह के वेस्ट मटेरियल की मदद से कुछ क्रिएटिव बनाने का तरीका शिक्षक ने बताया कि कैसे क्या कुछ क्रिएटिव बनाया जा सकता है। जैसे पुराने अखबार हो गए, बटन हो गए, आइसक्रीम की जो पट्टी होती है, लकड़ी के कई पट्टे होते हैं, इस तरह के आइसक्रीम की स्टिक्स होती है, इन सबको जुगाड़ करके क्या, माचिस की खाली डिब्बी हो गई, इनको जुगाड़ करके क्या कुछ बेहतर बनाया जा सकता है। जब शिक्षक ने ये बताया तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे भी बड़ी रुचि लेकर के उसे सीखते हैं। वो बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड थे, कल तक हमेशा संकुची रहते थे, अब क्या हो गया कि इन बच्चों, कहा जाता है ना, जब ईश्वर किसी को कोई एक चीज नहीं देता है तो उसके एवज में कुछ ना कुछ जरूर विशेष प्रतिभा देता है इनके अंदर। तो अब इस तरह के बच्चे बड़ा गौर से सीखते हैं और घर जाकर के कई बार अपनी क्रिएटिविटी से कुछ और बेहतर करके लेकर के आते हैं। और जब उनके इस क्रिएटिव बेहतर जो है सेशन को, मतलब बेहतर जो ऑब्जेक्ट है, इसे थोड़ा नॉइज ज्यादा हो रहा है, जगह थोड़ा फाइन। तो क्या कह रहे हैं, हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि जब ऐसा क्या हुआ कि जब ये ऑब्जेक्ट जब टीचर ने बनवाया, फाइन, तो अब जब उस बच्चे ने जो विशेष रूप से सक्षम है, जब वो उस ऑब्जेक्ट को लेकर के आके कक्षा में दिखाता है कि देखो मैंने ऐसा बनाया, बाकी सब भी बच्चे कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी चीज बनाई इसने, और वो खड़े होकर के, शिक्षक कहते हैं कि यहाँ खड़े होकर के बताओ कि तुमने कैसे क्या, इसे कैसे बनाया। जब खड़े होकर के बताता है कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, तो कहीं ना कहीं उसका संप्रेषण भी बेहतर होता है, सब कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, और कहीं ना कहीं आज कक्षा में उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है कि कला और शिल्प के सर्वांगीण विकास होता है। ये कैसे होता है थोड़ा और चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर सबसे पहले आते हैं। इस कला और शिल्प से सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन कला शिल्प के तहत ये इनोवेशन क्या है। सबसे पहले टीचर एक ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, सबसे पहले कि कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, और उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री जुटाना। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो नवचारिकाएं थी, श्वेता अग्रवाल और आयुषी शर्मा, जिन्होंने ये जो नवाचार दिया था, तो उस समय उन्होंने इस नवाचार का नाम उन्होंने बताया था कबाड़ से जुगाड़, अर्थात जो भी घर में जो वेस्ट मटेरियल है उनको ही जुगाड़ करके क्या कुछ नया बेहतर बनाया। तो टीचर जब इस तरह से बताते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को कहते हैं कि आप भी इस तरह से क्रिएट करके कुछ बना सकते हो। तो ये एक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया ये भी होती है कि शिक्षक किसी स्टोर रूम में या क्लास के किसी खास हिस्से में कई तरह के वेस्ट मटेरियल रख देते हैं और बच्चों को कुछ समय दे देते हैं, 20 मिनट, 15 मिनट या 40 मिनट, इसमें आपको जाना है, वहां से जो भी वेस्ट मटेरियल कुछ कुछ अपने हिसाब से मिलता है उसे निकाले और कुछ क्रिएटिव बना करके लाए। तो ये भी क्रिएटिविटी को डेवलप करता है, और कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनको जब कुछ क्रिएट करने का मौका मिलता है तो उनके अंदर की प्रतिभा सामने निकल करके आती है। तो ये था कला शिल्प से सर्वांगीण विकास। इसमें सर्वांगीण विकास कैसे होता है थोड़ा ध्यान दें। जैसे जो बच्चे शारीरिक रूप से मतलब क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी होते हैं। हो सकता है किसी विद्यार्थी का कोई विशेष अंग बहुत अच्छे से काम नहीं करता हो, और सोचिए ऐसा विद्यार्थी जब आज पहली बार कक्षा में शिक्षक उन्हें बताता है कि आप सीधी रेखा ऐसे खींचनी है, और वो जब वो सीधी रेखा खींच रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसका सेंसरी ऑर्गन तो डेवलप हो रहा होता है। और ये बच्चे कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जाता है, जब बच्चे छोटे नन्हे से बच्चे जब पहली बार कैंची लेकर के गत्ते को कटिंग करते हैं, पेपर को कटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका साइकोमोटर स्किल भी तो डेवलप होता है। तो इस प्रकार से देखा गया इनके संवेदी अंग भी डेवलप करते हैं, अर्थात बच्चों का शारीरिक विकास होता है। बच्चे जब अपने उस ऑब्जेक्ट को आकर के एक्सप्रेस करते हैं कक्षा में कि मैंने इसे कैसे बनाया, इससे क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सप्रेशन बेहतर होता है, उनका संप्रेषण मतलब उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर बनता है, संवाद कौशल अच्छा होता है। कहीं ना कहीं बच्चे जब कला से जुड़ते हैं, मैंने अभी क्राफ्ट की बात की, इसके अलावा कला की भी बात होती है, कई तरह की कला, नृत्य भी हो सकता है, गायन भी हो सकता है, ड्राइंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर बच्चे के अंदर की कला को जब उभारा जाता है, उसे मौका दिया जाता है, तो उसका भावनात्मक विकास भी होता है। तो कहा जाता है कि
कला के जरिए भावनाओं को सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखा गया कि शिक्षक ने इस तरह से कला और शिल्प से सर्वांगीण विकास किया। अब यहाँ पर शिक्षक ने एक और कार्य किया। शिक्षक ने क्या किया, टीचर ने क्लासरूम के कॉर्नर को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए बच्चों को कहा, उसे डेकोरेट करने के लिए कहा और कहा कि इसका नाम है रंगमंच। ध्यान दें, इस क्लासरूम के इस कॉर्नर का नाम है रंगमंच। अब उन्होंने कहा अब बच्चे जब कभी भी किसी का जन्मदिन आता हो, या बच्चे जब भी उन्हें किन्हीं को कविता पढ़नी हो या कुछ भी प्रदर्शित करना हो, तो उन्हें यहाँ नहीं वहां कॉर्नर में, ये जो रंगमंच है यहाँ खड़े होकर के एक्सप्रेस करना है। अब देखिए रंगमंच है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही व्यापक देखने को मिलता है। बच्चों से शिक्षक ने कहा इस रंगमंच को डेकोरेट करना है, तो बच्चों ने अपने अपने एफर्ट से कई तरह के डेकोरेटिव चीज बनाए, फूल बनाए, कई तरह के चीज कागज, रंगीन कागज के तैयार किया और क्लासरूम को डेकोरेट कर दिया रंगमंच। अर्थात ये उन बच्चों का क्लास का अपना थिएटर हो गया। अब बच्चे देखिए कल तक यहाँ खड़े होकर के अपना परिचय देते थे, कविता बोलते थे, अब देखिए वहां जाते हैं। लेकिन बच्चे जैसे ही वहां खड़ा होते हैं उनका एक भाव ही चेंज हो जाता है कि उन्हें लगता है मैं स्टेज पर खड़ा। तो कहीं ना कहीं रंगमंच एक बड़ा ही अच्छा प्रोएक्टिव मेजर है जिन्होंने टीचर ने इससे बड़े धीरे से और बड़े प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट किया कक्षा। इससे क्या हो गया, बच्चे अब जब कभी भी रंगमंच में जाके खड़े होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनकी जो स्टेज फियर है वो दूर हो जाती है। तो अब ये चीजें यहाँ देखिएगी। अब इस नवाचार को इम्प्लीमेंट करने में कुछ और तरह की भी परेशानियां आती है। कई शिक्षकों ने हमें बताया कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट कला और शिल्प से सर्वांगीण विकास होता, हम ये भी मानते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम शिक्षकों के पास मतलब क्या है कि इस तरह के कला कौशल में हम निपुण भी तो नहीं है, हमें तो स्वयं नहीं आता है, कला क्राफ्ट के वर्क नहीं आता है, कई तरह के कलाओं में हम खुद ही पारंगत नहीं, तो भला हम बच्चों को कैसे सिखाएं, एक समस्या ये। तो इसके लिए कुछ कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन आप जैसे अनुभवी शिक्षकों ने और हमारे नवचारिकाओं ने बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनकी कक्षा में जैसे थी, जो नवचारक ने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि हमारे विद्यार्थियों में से कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अभिभावक अर्थात या फिर ग्रामीण विभिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण है। ऐसे अभिभावकों को भी समय समय पर विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकता है, उन्हें सम्मानित किया जा सकता है, और इससे क्या होगा, उनके अंदर की जो कला है उनको भी सम्मान मिलेगा और बच्चों को भी नई कला सीखने को मिलेगी। एक छोटा सा उदाहरण, एक विद्यार्थी था चिंटू, उसके पिताजी पंखा बिनाई का काम करते, छोटा सा दुकान था जहाँ पंखा बिनाई का काम किया करते थे। वो कभी स्कूल में तो गए ही नहीं। उन्हें जब विद्यालय की ओर से कहा गया कि श्रीमान नमस्ते, चूंकि आप पंखा तरह तरह के डिजाइन के पंखे आप बिनते हैं, तो आप हमारे विद्यालय आइए और हमारे विद्यालय में खास कक्षा हमने एक दिन तय किया है शनिवार को या कोई भी दिन, उस दिन आप आइए और आप बच्चों को ये बिनाई सिखाएं। अब देखिए चिंटू के पिताजी को कैसा लगता है, आज पहली बार विद्यालय से सम्मान मिला है, उनके कला को, उनके जो विधा है उसको सम्मान मिला। और वो चिंटू का पिताजी जब विद्यालय आते हैं और तरह के डिजाइन के आज जो पंखा बिनाई सिखाते हैं पूरी कक्षा को भी एक रोचक, एक नई चीज सीखने को मिलती है। साथ ही साथ उस राजू को भी चिंटू को भी कैसा लगता है कि आज मेरे पिताजी को भी सम्मान के साथ विद्यालय बुलाया गया। और कहीं ना कहीं समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको विद्यालय के साथ कनेक्ट किया गया बड़ी आसानी। कल तक वो ये चिंटू का पिता खुद तो अभिभावक आने से रहा, वो अपने बच्चे को भी विद्यालय नहीं भेजता था। उसे लगता था कि स्कूल जाके क्या करेगा मेरा बेटा चिंटू, अगर दुकान में रहेगा तो 4 पैसे आ जाएगा। तो अब इस प्रकार से क्या हुआ, उनमें भी जागरूकता आई। एक बड़ा ही रोचक उदाहरण और था जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। हुआ कुछ यूं कि जो विद्यालय था उसके पास में, मतलब गांव में एक दादी माँ हुआ करती थी, एक बुढ़िया हुआ करती जो बड़ी ही सुंदर बिनाई का काम किया करती थी और गांव के आसपास की महिलाओं को, बच्चियों को, मतलब छोटे छोटे बच्चियों को बिनाई सिखाया करती। तो जब शिक्षक को पता चला कि वो दादी माँ बड़ा अच्छा बिनाई करते, तो उन्होंने क्या किया, जा करके उस दादी माँ से कहा, दादी माँ प्रणाम, आप हमारे विद्यालय चलेंगी? हम चाहते हैं, हमारा विद्यालय चाहता है कि आप हमारे विद्यालय में आए। एक खास दिन सुनिश्चित किया दादी माँ की समय के अनुसार और कहा कि आप हमारे विद्यालय में आए
और हमारी कक्षा में जो जो बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें आप बिनाई दिखाइए। अब सोचिए, ये वो दादी माँ जिनके एक भी दांत अब नहीं बचे हुए हैं, जो मतलब जुबान पे, इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, थोड़ा थोड़ा लंगड़ा के चलती हैं, और वो जीवन काल में कभी विद्यालय गई ही नहीं है। अब सोचिए, जैसे ही शिक्षक ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा, उनको आमंत्रित किया विद्यालय में आने के लिए, तो वो सुनते हैं, उनके चेहरे पे अच्छी से मुस्कुराहट थी आ गई, एक बड़ी गजब से चमक आई उनके चेहरे। वो सोचे, आह, मैं तो जीवन काल में कभी विद्यालय गई ही नहीं, और आज पहली बार विद्यालय मुझे बुलाया जा रहा है, और जहां मुझे सिखाना है। अब सोचिए, ये कितनी उत्साहित थी, ये 75 साल की बुढ़िया थी, और ये विद्यालय शनिवार को जाती है और जब बच्चों को सिखाती है। तो सोचिए, इस दादी माँ को भी कैसे हमारे नवचारक ने विद्यालय से कनेक्ट किया। विद्यालय में बच्चियों को भी विभिन्न प्रकार के कला और कौशल सीखने को मिले। तो ये था कला शिल्प से सर्वांगीण विकास, अर्थात हमारा जो ZII का प्रोग्राम है, ये 0 इन्वेस्टमेंट पर आधारित है, शून्य निवेश पर आधारित है। यहाँ पर क्या है, शिक्षक को भले ही विभिन्न प्रकार की कलाओं में वो कौशल या निपुण नहीं थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ी जो चीज थी वो क्या कि उनका इंटेंशन। ये 100% इंटेंशन बेस्ड प्रोग्राम है। जब भी आप किसी भी नवाचार को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या विद्यालय में आने वाले किसी भी समस्या को, जब आप किसी भी चुनौती का सामना करना चाहते हैं, तो कई तरह की मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन बावजूद इसके वही शिक्षक इसमें सफल हो पाते हैं, वही शिक्षक एक बेहतर मुकाम तक ले जा पाते हैं अपने विद्यार्थियों को, जिनमें वाकई कुछ मतलब जिनमें इंटेंशन जिनका होता है कि कुछ भी हो, हमें अपना बेस्ट करना है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके विद्यालय में, उनका उचित प्रयोग करना है। इसी कॉन्सेप्ट को हमारा ZII का मंच जो है इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता है, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप शिक्षकों ने ये जो आइडियाज दिए, उन्हीं आइडियाज को हमने ग्रहण किया, और उसके साथ ही पूरे भारतवर्ष के कोने कोने तक हमने पहुंचाया। तो आज का ये जो नवाचार था, कला शिल्प के सर्वांगीण विकास, इसके बारे में हमने जाना। तो आशा करता हूं ये कला शिल्प के सर्वांगीण विकास आपको भाया होगा। आप कहीं ना कहीं कला शिल्प के जरिए कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे। अगर कुछ भी बेहतर बनाते होंगे, कुछ भी ऐसा इनोवेटिव आइडिया जिसके तहत कुछ क्रिएटिव आप कर रहे हैं, कबाड़ से जुगाड़ से संबंधित, वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये सारी चीजें इस नवाचार के तहत आती हैं। और आप ऐसे इनोवेटिव आइडियाज की डॉक्यूमेंटेशन करके आप हमें हमारे ZII.com पे आप सबमिट योर आइडियाज के रूप में सबमिट कर सकते हैं। चलिए, अब और अधिक समय ना लेते हुए मैं आपको ले जाना चाहूंगा आज के दूसरे नवाचार पर, दूसरे इनोवेटिव आइडियाज पर, जिनका नाम है भविष्य सृजन। जी हाँ, फ्यूचर इन्वेजिंग। अब ये भविष्य सृजन क्या है? भविष्य सृजन मतलब बच्चों का भविष्य निर्माण करना। लेकिन ध्यान दे, बच्चों को जो विद्यालय आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, जब उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें भविष्य में क्या बनना है, जब उन्हें खुद ही नहीं पता है कि उन्हें क्या बनना है, तो भला हम शिक्षक उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं? और अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं कि उन्हें भविष्य में क्या बनना है, तो कहीं ना कहीं हम शिक्षकों का ये दायित्व तो होता है कि हम बच्चों को जागरूक करें। कैसे करें? ये नवाचार, ये इतना प्रभावी नवाचार है, आशा करता हूं कि आपको काफी बेहद पसंद आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल। भविष्य सृजन का ये जो नवाचार आया है, हम कल्पना करते हैं, या चलिए मैं आपको ले जाता हूँ परिदृश्य में जहाँ विद्यालय है, आसपास केवल गांव ही गांव है, ग्रामीण लोग हैं, ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे या अनपढ़ है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो बच्चे पढ़ने आते हैं विद्यालय में, इन बच्चों के अभिभावक, जैसा कि मैंने कहा, जो ग्रामीण थे, बहुत कम पढ़े लिखे या निरक्षर थे। ऐसे में इन ग्रामीणों को, इन विद्यार्थियों के अभिभावकों को तो खुद ही पता नहीं है कि आज के परिवेश में कहाँ क्या क्या होता है। उन्हें केवल अपनी खेती या मजदूरी से मतलब था। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में कहाँ आगे बढ़ सकता है। तो भला वो अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकता है, अपने बच्चे को कैसे गाइड कर सकता है? तो इसलिए कहा जाता है कि अभिभावक किसी भी विद्यार्थी का, स्वयं का, उनका अपना अभिभावक एक बेहतर मतलब भविष्य निर्माण करता नहीं माना जाता। इसके दो पहलू हैं, दो कारण भी है, मैं बताना चाहूँ। पहला, जो अभिभावक है कम पढ़े लिखे या निरक्षर, उन्हें खुद को ज्ञान नहीं है कि उनका बच्चा किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। ज्यादातर ऐसे क्षेत्र में रहने वाले अभिभावक न्यूज़पेपर टेलीविजन से अपडेट भी नहीं है, तो अपने बच्चे को गाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो
अब ये कैसे गाइड करेंगे? दूसरी बात मैं बताना, कुछ ऐसे अभिभावक जो थोड़ा जागरूक है, जो शहर में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, लेकिन इनके साथ भी एक विशेष तरह की समस्या है, ये अपनी अपेक्षाओं का बोझ लाद देते हैं अपने बच्चों पर। वो कैसे? थोड़ा सा गौर करें। जैसे एक अभिभावक है जो खुद डॉक्टर है, और वो डॉक्टर अभिभावक क्या चाहता है? क्योंकि बेटा क्या बने? पुलिस बने, वकील बने? नहीं, वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने। एक अभिभावक जो वकील है, वो भी सोचता है कि मैंने ये जो लाखों की लाइब्रेरी तैयार की है, इतने केसेस के फाइल्स है, मेरा ये सारा जो धरोहर कौन इसे ग्रहण करे? मेरा बच्चा ही करे। तो मुझे एक बात बताए, कि एक डॉक्टर का बेटा या बच्चा क्या वाकई उतना ही सफल होने की संभावना है? क्या वाकई वो बन सकता है अपने पिता जैसा डॉक्टर, या 100% बन ही जाएगा? क्या एक वकील का बेटा वकील हो ही जाएगा? संभव है क्या? ऐसा देखा जाता है कि जरूरी नहीं है। जब तक उसके बच्चे में वो रुचि, वो योग्यता नहीं हो, वो नहीं कर पाता। लेकिन अभिभावक तो बोझ रखते हैं। एक अभिभावक जो ग्रामीण परिवेश में ही क्यों ना हो, छोटा सा दुकान चलाता है, बिजनेस चलाता है ना, वो सोचता है मेरा ये बिजनेस, मेरा दुकान, मेरा बच्चा चलाएगा। वो भी तो अपनी अपेक्षाओं का बोझ रख रहा है अपने बच्चे। तो कहीं ना कहीं अभिभावक अपने बच्चे का स्वयं, उनका अभिभावक अपने बच्चों का बेहतर भविष्य सृजन करता नहीं माने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपेक्षाओं का बोझ रखते हैं अपने बच्चों। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में हमारे समाज में, इस समाज में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो इन बच्चों से किसी भी प्रकार का, इन बच्चों पर किसी भी प्रकार की अपेक्षाओं का बोझ नहीं रखता है, और वो है केवल और केवल शिक्षक। जी हाँ, आप सभी शिक्षक गण ही ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पर्सन हैं जो कहीं ना कहीं अपने विद्यार्थियों से, अपने बच्चों से विद्यालय में किसी भी प्रकार का अपेक्षाओं का बोझ नहीं रखते। शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थी के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो योग्यता है, उसके आधार पर उसका मार्गदर्शन करता है उस विद्यार्थी को किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और ये शिक्षक ही है जो लगभग वर्तमान समय में, वर्तमान परिवेश में जो विद्यमान जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने प्रकार के जॉब स्कोप हैं, इसके बारे में जानकारी भी होती है शिक्षक। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक बेहतर भविष्य सृजन करता निश्चित रूप से हो सकता है, इसके पास जानकारी भी होती है। और कहीं ना कहीं ये हम शिक्षकों का ये दायित्व भी है कि हम बच्चों को उचित मार्गदर्शन करें, ताकि वो आगे चल करके बेहतर भविष्य बना सके। तो चलिए, इस भविष्य सृजन में कैसे शिक्षक ने क्या इम्प्लीमेंट किया, कैसे फ्यूचर एनविजनिंग के इस नवाचार में उन्होंने एक प्रभावी आउटकम्स को प्राप्त किया, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अब इस पर क्या होता है, भविष्य सृजन पर बात करते हैं। देखिए, इस पर क्या हुआ कि जैसे शिक्षक ने क्या किया विद्यालय में, इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थियों की एक छोटी सी प्रोफाइलिंग तैयार की। ये विद्यार्थियों को करियर प्रोफाइल था। इसमें शिक्षक ने इंडिविजुअली सभी बच्चों से बातचीत करके उनकी रुचि और योग्यता को जाना, और उनकी रुचि, इंटरेस्ट और उनकी एबिलिटी को ध्यान में रखते एक छोटी सी प्रोफाइल तैयार की। अच्छा, राजू ने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहता, उसकी रुचि भी थी डॉक्टर बनने में, इंटरेस्ट तो था ही और एबिलिटी भी थोड़ी थी। किसी ने कहा, टिंकू ने कहा मैं तो नेता बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ। इस तरह के बच्चों ने जब कहा तो शिक्षक ने क्या किया, इनकी जो प्रोफाइल बनाई, साथ में इनको एक काम भी दे दिया। कहा राजू डॉक्टर बनना चाहता, चलो विद्यालय में कभी भी किसी भी विद्यार्थी को कहीं खेल कूद के क्रम में अगर चोट लग जाती है तो ऐसे में फर्स्ट एड कराने की जिम्मेदारी जो है राजू को दी जाएगी, जो कि एक अनुभवी शिक्षक की देख रेख में होकर। वो टिंकू जो कहा मुझे तो नेता बनना है, किसी कहा ये लीडरशिप यानी डिसिप्लिन, तो इसे मौका दिया जाएगा जब भी विद्यालय में कोई परेड, दैनिक गतिविधि जो आयोजित की जाती है, परेड होती है, किसी प्रकार के कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित जो किया जाता है, लीड, ये कार्य नहीं दिया जाएगा, मॉनिटरिंग। अच्छा, जिन बच्चे ने कहा मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ, उन्हें तेज संचालन का, मंच संचालन का कार्य दे दिया गया। तो इस तरह से बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से थोड़े थोड़े कार्य जब उन्हें दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के आधार पर जो उनके पास स्किल है या जो भी उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनका वो इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है, उनकी एबिलिटी बढ़ती है, जो उन्हें आगे भविष्य में एक निश्चित जो भविष्य सुनिश्चित करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँ, राजू के साथ क्या हुआ। एक बार क्या हुआ, विद्यालय में जो बच्चे खेल रहे थे, खेलने के क्रम में किसी विद्यार्थी के पांव में चोट
चोट लग गई, उसमें खून बहने लगा। तो लोग बच्चों ने कहा, अरे इसी तो खून बहने लगा, अरे राजू कहाँ, डॉक्टर राजू कहाँ, उसे बुलाओ। तब बच्चे उन्हें डॉक्टर राजू कहते। अब राजू को जब पता चला, तुरंत टीचर के पास गया ऑफिस में और उनसे वो फर्स्ट एड का बॉक्स लिया, कहा सर चलिए। राजू दौड़ता हुआ वो फर्स्ट बैग लेकर के टीचर के साथ पहुंचता है उस विद्यार्थी के पास जिसके पैर में चोट लग गई। अब फटाफट राजू क्या करता है, वो बॉक्स खोलता है और वहां से जो कुछ डेटॉल है, जो बैंडेड है, उसे निकालता है और उसे उसके जो जख्म को साफ करेंगे जैसे डेटॉल लेता है, जैसे उसकी उंगलियों को देखता है, पैर की उंगली को जो ब्लीडिंग हो रही है, उसे देखते ही वो उसकी हालत खराब हो जाती है, वो मूर्छित हो जाता है। आप सोचिए, क्या कभी ये राजू जो किसी के ब्लीडिंग को देख करके बेहोश हो जाए, क्या वो कभी डॉक्टर बन सकता है क्या? तो शिक्षकों ने कहता, राजू या तो तुम्हें ये ब्लीडिंग देख करके डरना घबराना छोड़ना होगा, या तो डॉक्टर बनने का सपना छोड़ना होगा। दोनों चीजें एक साथ। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बचपन में कई तरह के ख्वाब तो देख लेते हैं इंटरेस्ट के आधार पर, रुचि के आधार पर, लेकिन उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्या वाकई उनमें एबिलिटी है, योग्यता है? तो ये चीज की कमी रह जाती है। इसीलिए ये भविष्य सृजन का जो नवाचार है कहीं ना कहीं काफी प्रभावी है, जो बच्चों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करती है। अब कैसे करती है, चलिए अब इस भविष्य सृजन नवाचार के इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ते हैं कि इसको क्रियान्वित कैसे किया शिक्षक ने। इससे पहले मैंने बताई तो भूमिका बताई, जिसके तहत टीचर ने क्या वर्क तैयार किया था, क्या उन्होंने प्रिपरेशन की थी। चलिए, भविष्य सृजन करने के लिए टीचर सबसे पहले 3 तरह की पद्धति यहाँ पर अपनाते हैं। सबसे पहला जो पद्धति है वो है कि क्लासरूम में जो स्पेशल सेशन फॉर फ्यूचर एनविजन, मतलब भविष्य सृजन की विशेष कक्षा के तहत शिक्षक ने एक निश्चित दिन तय किया। हो सकता है सप्ताह में 1 दिन हो, या तो हो सकता है महीने में 1 दिन हो, या महीने में 2 दिन भी हो। उस एक पार्टिकुलर दिन में क्या होता है, शिक्षक क्या करते हैं, सभी बच्चों को एक भवन में, एक क्लासरूम में बैठाते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें पहले से बताया हुआ रहता है कि आज किस विषय में चर्चा हो। उन्हें ये जो भविष्य सृजन की स्पेशल क्लास होती है, इस क्लास में किस आज कौन से ऐसे प्रोफेशन के बारे में बताया जाएगा, सभी बच्चों को सूचित कर दिया जाता है, बताया जाता है आप इस प्रोफेशन के बारे में कुछ भी जानते हो तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें और वहां पर बैठे कक्षा। अब देखिए क्या होता है, जैसा शिक्षक ने कहा था कि इस बार इस सेकेंड सैटरडे को या सैटरडे को हम पुलिस प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हर विशेष कक्षा में, भविष्य सृजन से संबंधित एक विशेष कक्षा में अलग अलग प्रोफेशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, उस प्रोफेशन के बारे में जो बताया जाता है, जैसे पुलिस प्रोफेशन के बारे में बताया जाएगा। अब ये पुलिस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के क्या क्या तरीके हैं, या कोई भी पार्टिकुलर प्रोफेशन है जिसके बारे में टीचर उन्हें बताएंगे, उस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या उनके प्रोसेस हैं, क्या उसकी शैक्षणिक योग्यता कम न्यूनतम क्या होनी चाहिए, अगर कोई शारीरिक योग्यता है तो वो क्या होना चाहिए। इस तरह की कई तरह की बातों का वो शिक्षक उल्लेख करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, स्पेशल कक्षा जो दी गई, स्पेशल सेशन फॉर फ्यूचर इन्विजनिंग, तो कहीं ना कहीं बच्चे जितना ज्यादा सेशन अटेंड करते गए, उनको उतनी तरह के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रोफेशन के बारे में जानकारी भी मिलती जाती है। और कहीं ना कहीं वो बच्चे क्या होते हैं, इनसे जुड़ते गए और बच्चों को ढेर सारे प्रोफेशन के बारे में जानकारी मिल गई, उस प्रोफेशन में कैसे आगे बढ़ते हैं उसके प्रोसेस की भी जानकारी मिल गई। ठीक है, और इससे क्या हो गया, बच्चे अब सरल रूप से और सहज रूप से अपनी रुचि के आधार पर निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रोफेशन में उन्हें जाना है। ठीक, ये एक पहला तरीका हुआ स्पेशल सेशन फॉर चिल्ड्रन। दूसरा तरीका शिक्षण में क्या अपनाया, ध्यान दें, हमने जैसा बताया स्पेशल सेशन फॉर चिल्ड्रन में, फ्यूचर एनविजनिंग में जो विशेष प्रकार के, खास प्रकार के प्रोफेशन के बारे में जब बताया जाता है, कई तरह के प्रोफेशन हो सकता है। अब टीचर यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा जो तरीका इम्प्लीमेंटेशन का वो है गेस्ट विजिट, है ना। गेस्ट विजिट का मतलब क्या होता है कि इस स्पेशल सेशन में जिस प्रोफेशन के बारे में शिक्षक बताने वाले हैं बच्चों को, उस प्रोफेशन से जुड़े अगर किसी ऐसे व्यक्ति से, समुदाय का कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा अभिभावक है जिससे शिक्षक की एक पहचान है ना, तो उनको आमंत्रित कर लेते हैं उस सेशन। जैसे पुलिस प्रोफेशन के बारे में बताया जाना, तो शिक्षक ने क्या किया, पास के जो थाने से हैं वहां से किसी पुलिसमैन को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप थोड़ा समय निकाल करके 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे विद्यालय चले आएंगे, हम पुलिस प्रोफेशन के बारे में बच्चों को बताने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, वो पुलिसमैन जब आते हैं, शिक्षक ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कृपया अपने यूनिफॉर्म में आइएगा, है ना।
तो इससे क्या होता है कि आज जब विशेष कक्षा में फ्यूचर एनविजनिंग की स्पेशल सेशन में बच्चों को पुलिस प्रोफेशन के बारे में जब शिक्षक बताते हैं, साथ ही आखिरी के 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट में शिक्षक एक पुलिसमैन को भी सामने इंट्रोड्यूस करते हैं कि बच्चों ये पुलिस अंकल है, कानून के रखवाले, है ना। तो अब ये बच्चे जब पुलिस प्रोफेशन के बारे में आज उन्होंने जाना और सामने आज पुलिसमैन खड़े भी है, तो कहीं ना कहीं बच्चे हाईली मोटिवेटेड होते हैं। जो बच्चे पुलिस बनना चाहते थे वो कितना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि हाँ पुलिसमैन भी है। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों के अंदर रुचि जगती। वो पुलिसमैन आकर के अपने पुलिस प्रोफेशन से जुड़े किसी बातों को जब वो बताते हैं, बच्चों को वो अपने जीवन से संबंधित कुछ गतिविधियों के बारे में बताते हैं कि वो कैसे पुलिस बने, उनके जीवन में क्या चुनौतियां थी, उनको कैसे उन्होंने पार किया। तो कहीं ना कहीं ये जो वो अपनी जीवन से जुड़ी जो बातें बताते हैं तो बच्चों को बड़ी प्रेरक लगती है, बच्चों को बहुत उत्साहित करती हैं, प्रेरित करती है प्रोफेशन में जाने। ठीक है, तो ये एक तरीका था। ठीक इसी तरह से अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े लोगों को विद्यालय में बुलाना, ये है गेस्ट विजिट। ठीक है, पहला तरीका था स्पेशल सेशन फॉर चिल्ड्रन बेस्ड ऑन फ्यूचर एनविजनिंग। दूसरा तरीका था गेस्ट विजिट, इसी सेशन में एक गेस्ट विजिट रखी गई प्रोफेशन से जुड़ी। और तीसरा तरीका है स्पॉट विजिट। ठीक है, तीसरा तरीका है स्पॉट विजिट। इसके तहत शिक्षक क्या करते हैं, विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको लेकर के किसी खास प्रोफेशन से जुड़े किसी एक एक्सपोजर विजिट को अरेंज करते हैं। जैसे हो सकता है बच्चों को लेकर के एकत्र करके, हो सकता है पास के हॉस्पिटल में कि विजिट करा दे बच्चों को मैंने हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर चलता है, हॉस्पिटल क्या मतलब ही डॉक्टर। तो क्या हॉस्पिटल में केवल और केवल डॉक्टर होते हैं? क्या केवल डॉक्टर से ही पूरा हॉस्पिटल रन कर सकता है? क्या केवल एक डॉक्टर सामने आ जाए तो एक मरीज ठीक हो सकता है? इसके पीछे पूरी चिकित्सा पद्धति के पीछे एक सिस्टम होता है, कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह एक टीम कैसे काम करती है, और इसमें विभिन्न प्रकार के स्पेशलाइजेशन से जुड़े लोग इस पे कार्य करते हैं। तो जब बच्चों को लेकर के शिक्षक एक हॉस्पिटल में विजिट कराते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हॉस्पिटल प्रबंधन से पहले कंसेंट लेकर के शिक्षक बच्चों को लेकर के आते हैं अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट, खास शेड्यूल्ड टाइम पर जाते हैं। और जब बच्चे विजिट करते हैं हॉस्पिटल में, वो देखते हैं अच्छा ये है डॉक्टर साहब, अच्छा ये वार्ड है, यहाँ वार्ड बॉय है, अच्छा ये लैब टेक्नीशियन है, अच्छा ये सिस्टर हैं देखभाल करती हैं। तो इस तरह के एक मेडिसिन का स्टोर भी है, वहां पर मेडिसिन देने वाले लोग होते, कुछ क्लर्क भी बैठे। तो ये सारी चीजें जब बच्चे जानते हैं और उनसे जब वो इंटरेक्ट करते हैं वन बाय वन, तो कहीं ना कहीं बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक इसी तरह से शिक्षक चाहे तो पोस्ट ऑफिस की विजिट करा सकते हैं, शिक्षक चाहे तो पुलिस स्टेशन की विजिट करा सकते हैं। एक रोचक और घटना मैं बताना चाहूँ, शिक्षक ने क्या किया, एक बार पास के एक जो फैक्ट्री है वहां की विजिटिंग कराई बच्चों। फैक्ट्री के मैनेजमेंट से भी कंसेंट लेकर के खास दिन में बच्चों को लेकर के जाते हैं, फैक्ट्री में बच्चों को लेकर के जाते हैं। अब क्या दिखाते हैं शिक्षक, बच्चों ले जाकर दिखाते हैं फैक्ट्री में, दिखते हैं कि बहुत सारे नीचे मजदूर काम कर रहे हैं। तो शिक्षक बच्चों को दिखाते हुए कहते हैं देखो बच्चों वो सारे लोग क्या है, क्या कर रहे हैं? सर ये सारे लोग तो ईंटें लेकर के जा रहे हैं, कोई मतलब बजरी लेकर के जा रहा है, कुछ सरिया लेकर के, ये तो बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, ये लोग कौन है? तो शिक्षक ने बताया बच्चों ये तो मजदूर हैं। इन्होंने कहा वो, फिर शिक्षक ने कहा इन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई बहुत मेहनत नहीं की पढ़ाई में, और इन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, हो सकता है इन्होंने पढ़ाई की ही नहीं, इसलिए आज इन्हें कितना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, इन्हें मजदूर रह गए। अच्छा बच्चों ने समझा वो, फिर आगे जाते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, उस फैक्ट्री में एक खास चैम्बर था, एक केबिन था, वहां लेकर के जाते हैं। केबिन का जैसे ही दरवाजा खोलते हैं ठंडी ठंडी हवा इसी की मिलती है ना। उसके बाद अंदर ले जाकर थोड़ा सा अंदर जब प्रवेश करते तो वहां क्या देखते हैं, अंदर में मीटिंग चल रही होती है। एक व्यक्ति होता है जो पीली टोपी लगाया हुआ रहता है, हाथ में स्टिक रहता है और मैप में कुछ वो बता रहा होता है, कई सारे लोग नीचे बैठे रहते हैं नीली ड्रेस। तो शिक्षक से बच्चे पूछे ये कौन है, तो शिक्षक बताते हैं ये इंजीनियर साहब हैं, सिविल इंजीनियर है, ये कैसे मैप में बता रहे सब लोगों को कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसा लग रहा है? तो बच्चों ने कहा ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आराम से बैठ के चैम्बर में चीजों को बता रहे हैं। तो क्या होता है, अब यहाँ पर शिक्षक कहते हैं बच्चों देखो ये इंजीनियर साहब है, इन्होंने बड़ी मेहनत की थी पढ़ाई में, इसलिए आज देखो ऐसा जॉब कर रहे हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं पढ़ाई में क्या जॉब करते हैं? तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, आप लोग जीवन में क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहते हो या मजदूर रहना चाहते हो? तो पढ़ाई में मेहनत
करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तो बच्चे मोटिवेटेड होते, हाँ कहीं ना कहीं हम भी मेहनत करेंगे और हम भी इस तरह के बेहतर प्रोफेशन में आएंगे। तो बच्चों को इस तरह से कंपैरिजन भी दिखाएगा और शिक्षक उन्होंने मोटिवेट किया है कि किस तरह से बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन से जुड़ सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया 3 तरह की प्रोसेस जो टीचर ने इम्प्लीमेंट किए थे बच्चों को फ्यूचर एनविजनिंग कराने के तहत। कैसे शिक्षक ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन में बताया, बच्चे उन्हें जान पाए और अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर अपनी उस प्रोफेशन का चयन भी कर सकते हैं। बच्चे उस क्षेत्र में बच्चों को एक्सपोजर देना भी हम शिक्षकों का ही काम है। यहाँ पर अंततः लास्ट में छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन एक एड ऑन और मैं बताना चाहूंगा और वो था रोल प्ले का। यहाँ शिक्षक ने क्या किया, बच्चे तो हैं कक्षा में, विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े कुछ डायलॉग्स लिख करके कुछ रोल प्लेज टीचर ने अरेंज कर लिख लिए और बच्चों को लिखवाए और उन्हें कहा आप सभी इन्हें याद करना, इन्हें प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, पुलिस से रिलेटेड हो, टीचर स्टूडेंट से रिलेटेड हो, जब बच्चों को मौका मिलता है ये रोल प्ले करने का, डॉक्टर पेशेंट के बीच क्या कन्वर्सेशन होता है। अब देखिए बैंक में एक कस्टमर है, एक क्लर्क है, मैनेजर है, इनके बीच क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, इन सब चीजों को जब प्रैक्टिस कराया जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं। और इत्तेफाक से कभी ऐसा बच्चा, वो राजू जो डॉक्टर बनना चाहता था और इत्तेफाक से उसे आज डॉक्टर बनने का रोल भी मिल गया, तो सोचिए जब वो रोल करता है डॉक्टर का तो केवल रोल करता नहीं, उस रोल को जीता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से भी टीचर एक्सपोजर देगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बैंक का एक प्रोसेस है कि बैंक में जाते हैं, कैसे केवाईसी करते हैं, कैसे अकाउंट खोलते हैं, कैसे डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कैंसिलेशन करते हैं, ये सारी प्रक्रिया उन्होंने संवाद के तहत लिखवा दी और बच्चों से प्रैक्टिस कराई। अब बच्चे इसे प्रैक्टिस करते हैं, क्लर्क के पास जाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, साइन करते हैं, मैनेजर से जब ये प्रोसेस वो विद्यालय में कर लेते हैं, वो बच्चा जब पहली बार बैंक जाएगा तो क्या हेजिटेंट होगा? नहीं होगा। तो इस तरह के रोल प्लेस करते हुए शिक्षक बच्चों के अंदर हमारे जो डेली लाइफ से जुड़े जो एप्लीकेशन हैं, जो लाइफ से जुड़े जो एप्लीकेशन हैं, जो प्रोफेशन हैं, इनसे जुड़ी गतिविधियों से बच्चों को ओतप्रोत करते हैं। बच्चे बहुत ही प्रभावी तरीके से इन्हें जानते हैं, इन्हें पार्टिसिपेट करते हैं और उनका भविष्य बेहतर बनता है। तो आज का ये जो नवाचार था भविष्य सृजन, इसके तहत हमने जाना कि कैसे भविष्य सृजन एक बेहतर विकल्प है, एक नवाचार है, अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करना। तो आप सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज के सेशन में हमारे दोनों सेशन को सुना, जहां हमने पहले सेशन में बात किया है कला शिल्प में सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट, और दूसरा सेशन रहा फ्यूचर इन्विजनिंग, भविष्य सृजन। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा, और अगर इस नवाचार के इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी कोई ऐसी दुविधा, कोई ऐसा प्रश्न, कोई भी ऐसी बात आपके मन में चल रहा था, आप निश्चित रूप से अभी पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को, अपने रुझानों को हमारे ZIII के जो वेब पेज है, आप अगर वहाँ इस सेशन को देख रहे हैं तो आप उसमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम निरंतर आपके साथ बने रहेंगे और आपके रुझानों सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग ऑनलाइन है हमारा आज के सेशन में, आप सभी का अभिनंदन। हाँ, यस सर, हेलो हेलो, हाँ क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर, मैं सुशील। हाँ हाँ हाँ, सुशील सर कहिए। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर, कहिए। मेरी बात है सर। हाँ हाँ कहिए। गांव में जो है ये भविष्य सृजन की, गांव जो है ये भविष्य सृजन, जहाँ तक मैं ये गांव में ऐसे बहुत गरीब तबके के बच्चे हैं, गांव में ऐसे बहुत गरीब तबके के बच्चे हैं, मुश्किल से रोजी रोटी जुटा के वो किसी प्राइमरी स्तर तक के एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ एक रुचिकर कि बच्चों में रुचि के बारे में पूछा जाए, या इंजीनियर और ये उसको क्या बनना चाह रहे हैं, तब क्या बच्चों से उभर कर दिए पता है कि बच्चे में ये रुचि है। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ। और जहाँ तक उनकी वहां तक तो वो रुचि ठीक है, वो समझ आ पा रहा है, लेकिन जहाँ तक अब उच्च स्तरीय शिक्षा की बात होती है, वहाँ मतलब कि गरीबीपन का एक
ये हो जाता उसका सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन जहां तक है मैं आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूं। मैं जवाब देना चाहूंगा कि बतौर शिक्षक, इसीलिए तो बतौर शिक्षक हमारी भूमिका और हमारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कई बार जो हम अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को समझते हैं अच्छी तरह से, उनके अभिभावकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी हम भली भांति समझते हैं। अब जैसे कोई विद्यार्थी है हमारे विद्यालय में, वो IAS एस्पिरेंट हो सकता है ना, या हो सकता है वो इंजीनियर बनना चाहता हो या डॉक्टर बनना चाहता हो, और उसकी ख्वाहिश हम देखते हैं और उसकी योग्यता को भी आकलन कर सकता है शिक्षक उसकी गतिविधियों को देखते हुए। और शिक्षक किसी विद्यार्थी की रुचि और योग्यता को तो देखता ही है, साथ में उसके अभिभावकों की जो आर्थिक या सामाजिक स्थिति है उसका भी अनुमान लगाते हुए क्या बेहतर विकल्प इस बच्चे के लिए हो सकता है, वो शिक्षक उन्हें बता सकता है। उसके आधार पर उसे गाइड कर सकता है कि उसे कैसा विकल्प हो सकता है। कोई विद्यार्थी है, कोई बच्चा डॉक्टर ना बन पाए, कोई बात नहीं, नर्स तो बन सकता है, वो हो सकता है वो वार्ड बॉय तो बन सकता है वो। तो कई ऐसी चीजें हैं जो बतौर शिक्षक हम अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को भली भांति जानते हैं, और इनके अभिभावकों को उनके सामाजिक और आर्थिक जो उनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति उसे भी समझ सकते हैं। इसलिए हम शिक्षक बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं कि उन्हें कैसा लक्ष्य, कोई ऐसा लक्ष्य किसी बच्चे ने पाल लिया जो जीवन में कभी पूरा कर ही नहीं सकता, और उसके अभिभावक इतने गरीब हैं या सामाजिक रूप से भी इतने पिछड़े हैं कि कतई उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और कर भी नहीं पाएंगे, लाचारी इतनी है। ऐसी परिस्थिति में अगर हमने किसी बच्चे को गलत जगह प्रोत्साहन दे दिया, नहीं तुम्हें तो बनना है, अब वो बच्चा तो डिमांडिंग हो जाएगा अपने पेरेंट्स से, पापा मुझे तो ये वाला ट्यूशन कराना ही होगा आपको, कि मुझे तो डॉक्टर बनना ही है। तो ऐसी स्थिति में हेलो सर। हाँ सर आई एम रजा फातिमा। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम, बहुत दिनों बाद आप। हेलो सर, गौतम सर। हाँ गुड मॉर्निंग मैम, पहचान गया मैं, बहुत दिनों बाद सुन रहा हूँ। हेलो गौतम सर। हाँ मैम गुड मॉर्निंग, मैं सुन रहा हूँ। रजा फातिमा। यस आई गॉट यू, या फ्रॉम जमा ब्लॉक, जमा ब्लॉक, अलीगढ़। ठीक है मैम, मैं अभी सर के सवालों का जवाब दे रहा था, इन्हें जवाब देते ही मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूँ, बहुत कम समय है हमारे पास में। तो सर के सवाल का जो मैं जवाब दे रहा था अभी, कि हम शिक्षक कहीं न कहीं बच्चों को बेहतर तरीके से हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। बच्चों को उनके अभिभावक की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझते हुए हम उनको बेहतर विकल्प बता सकते हैं कि किसी बच्चे को किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और हम कैसा प्रोत्साहन। हाँ, अब मैं कनेक्ट होना चाहूंगा रजा फातिमा मैडम से, जो कि अलीगढ़ से हैं। हाँ यस मैम। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कहिए। गुड मॉर्निंग मैम, कहिए क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही थी सर कि जैसे भविष्य सृजन के बारे में आपने बताया, और कला से सर्वांगीण विकास जो आपने बताया, तो इसके अलावा जो हमारे नवाचार है जो हमने अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट किए हैं, आप उसमें भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। जरूर मैडम, मैं एक बात जैसे 11 नवाचार है हमारे। मैं आपने एक तो कला से सर्वांगीण विकास वाला बताया है, और एक आपने भविष्य सृजन के बारे में बताया है, सामुदायिक सहभागिता के बारे में। तो बाकी जो नवाचार है उनसे भी आप थोड़ी सी दर्शकों पे, थोड़ी ऑडियंस को बता। जरूर मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे ZII की जो इनोवेटिव आइडियाज है, इसकी सीरीज हमारी चल रही है। रोज सुबह 11 से 12 के बीच, मंडे टू सैटरडे हमारी ये सेशन चल रही है। अलग अलग केस स्टडीज पर, अलग अलग नवाचार पुस्तिकाओं के केस स्टडीज पर हम डिस्कशन करते हैं, और कल और सेम टॉपिक पर इंग्लिश में सेशंस होते हैं प्रतिदिन, सोमवार से लेकर शनिवार तक 2 बजे से 3 बजे के बीच ये सेशन आप हो सकते हैं। इसी जूम ऐप के इसी लिंक पर या हमारे वेब ZII के वेब पेज पर आप कनेक्ट होकर के लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, आपको जान करके खुशी होगी कि आप सभी शिक्षकों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीच जो रजा फातिमा मैडम अभी जो हमसे कनेक्ट हुई हैं, जिनसे बात हो रही है, ये सभी हमारी नवाचार पुस्तिका, उत्तर प्रदेश नवाचार पुस्तिका की पहली जो सीरीज है उनकी नवाचारिका हैं। और इत्तेफाक से, या मैं यूं कहें कि आपको जान करके खुशी होगी कि कल का दिन है, कल 11 से लेकर 12 के बीच हम इनके द्वारा दिए गए नवाचारों को कल इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सरल अंग्रेजी अधिगम।
तो कल हम 2 नवाचार करने जा रहे हैं, जहां सरल अंग्रेजी अधिगम पर भी ये चर्चा परिचर्चा चलेगी और साथ ही साथ डेली स्टूडेंट न्यूज़पेपर मतलब दैनिक बाल अखबार पर भी डिस्कशन होगा। ये दोनों नवाचार कल हम डिस्कस करेंगे मैडम। तो इस तरह से नित्य अलग अलग दिन में हम अलग अलग की स्टडीज को कर रहे हैं। आशा करता हूँ मैडम आपको जवाब मिल गया होगा मेरा। और कोई शिक्षक गण है जिन्हें कोई अगर विशेष? हाँ सर मेरा सवाल था कि जो भविष्य सृजन की बात, जहाँ तक हम आपके बातों से मैंने बहुत संतोषप्रद रहा, लेकिन हम ये नवाचार के साथ एक चीज जोड़ सकते हैं कि बच्चों के आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए, बिल्कुल बच्चों का आर्थिक और सामाजिक क्रम के दृष्टिकोण को देखते हुए बिल्कुल हम भविष्य सृजन की बात करेंगे। जरूर जरूर, सही सर, यही करना है हमें, क्योंकि तभी हम बेहतर भविष्य सृजन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई है जो कनेक्ट हो रहे हैं अभी हमारे सर? नमस्ते। हाँ यस, नेहा मैडम नमस्ते। हाँ मैनपुरी से। सर आपने भविष्य सृजन के बारे में जो बताया था, वो मैंने किया है बच्चों के साथ। लास्ट ईयर मैं हॉस्पिटल बच्चों को ले गई थी। बिल्कुल। और वो मेरा प्रोजेक्ट कचरा प्रबंधन पे था। अच्छा, ठीक है। जो हॉस्पिटल में बायो मेडिकल वेस्ट जो निकलता है वो कौन कौन सा होता है, कौन से उसमें डस्टबिन में कौन सा वेस्ट डालना चाहिए। तो उसमें अभी मुझे उसमें राज्य स्तर का प्राइज भी मिला है। और बच्चों को जो मैं ले गई हॉस्पिटल के लिए, अच्छा चलिए बहुत तो ये आपका नवाचार मुझे बहुत अच्छा लगा। भविष्य मैडम आपको शुभकामनाएं और बहुत बधाई कि आप इतना बेहतर कर रहे हैं। और कई अन्य शिक्षकों के लिए भी आप जैसे शिक्षिका या शिक्षक प्रेरणा स्रोत हो रहे हैं। कहीं न कहीं बच्चों का बेहतर भविष्य आप सुनिश्चित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। कोई और शिक्षकगण हैं जो अपनी बात को यहाँ रखना चाहते हैं इस मंच पर? आपको मैं बता दूं, ये ZII का जो पेज है इस समय जो आप सभी लाइव है, पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों के लिए है। और तमाम शिक्षक इस सीरीज को देख रहे हैं। इससे कहीं न कहीं आप सभी के संवाद से आपको क्या अनुभव मिला है नवाचार को इम्प्लीमेंट करने से, इनसे मुझको भी सीखने को मिल रहा है। या अपने कंट्रीब्यूशन को, अपने रुझान को जरूर रखें। आप सभी कनेक्ट हो पा रहे हैं। हाँ मैं देख पा रहा हूँ। और कोई सर है जो हमसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं? हेलो, अरे इधर हरियाणा का इनोवेटर है। हाँ सर, कोई कनेक्ट हो रहे हैं अभी? हाँ सर, समय का बिल्कुल अभाव है और अंततः आखिर समय में मैं चाहूंगा अगर कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप रखें, क्योंकि आज के सीजन का समय समाप्त होता जा रहा है। अगर कोई प्रश्न हो तो बेझिझक रखें, या अपने कोई भी ऐसी उपलब्धि जो आप शेयर करना चाहते हो शेयर करें। चलिए कोई बात नहीं सर, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। आज के सेशन को आपने सफल बनाया। और अगर आप में से कोई शिक्षक अगर अपनी बातों को किसी भी कारणवश आज हमारे मंच तक नहीं रख पाए हों तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगले सेशन में भी आप सभी से विनती है कि आप अगले सेशन में भी बने रहें और विभिन्न प्रकार के नए नवाचारों पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। आप अपने नवाचार या इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी किसी भी बात को अगर इस मंच पर रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे सेशन में आप जरूर जुड़ें। कल 11 से 12 के बीच हिंदी सेशन होगा और यही सेशन दोपहर में 2 से 3 के बीच इंग्लिश में होती है। इसी के साथ इन्हीं संवाद के साथ आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। मैं गौतम, श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।